आज पूरी दुनिया में इतनी सारी करेंसीज है, पर फिर भी डॉलर को ही क्यों उन सब में से ज्यादा पावरफुल माना जाता है? सिर्फ डॉलर को ही क्यों ग्लोबल करेंसी बनाया गया? आज तक रशिया, चाइना जैसे पावरफुल कंट्रीज भी डॉलर से डरते आए हैं। अगर कोई कंट्री डॉलर के खिलाफ जाने की भी कोशिश करता है तो अमेरिका उसे तबाह कर देता है। सिर्फ अमेरिका के सैंक्शंस ही क्यों इतने पावरफुल है कि वो जिस भी कंट्री पे लग जाए उस कंट्री का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स जैसी एक संगठन बना के अमेरिका जैसे वेस्टर्न पावर के खिलाफ जाने का एक डिसीजन लिया। आज अमेरिका ब्रिक्स से इतना क्यों डर गया है कि जो भी कंट्री ब्रिक्स की साइड लेगी उस कंट्री पे अमेरिका एडिशनल 10% टैरिफ लगा देगा। इस सब की शुरुआत हुई थी कुछ हजारों साल पहले, जब ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब कि मान लो दो व्यक्ति है, एक के पास टमाटर है और दूसरे के पास चावल है। जिसके पास टमाटर है उसे थोड़े चावल चाहिए और जिसके पास चावल है उस व्यक्ति को थोड़े टमाटर चाहिए। तो अब ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े चावल और थोड़े थोड़े टमाटर ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे इन दोनों को जो चाहिए था वो मिल जाए। तो बार्टर सिस्टम ऐसे वर्क करता है। पर बार्टर सिस्टम में भी कुछ कमियां थी। बार्टर सिस्टम में हम गेहूं, चावल, टमाटर, नमक जैसी कमोडिटीज आइटम को ही हम एक्सचेंज कर पाते थे। और इन कमोडिटीज आइटम का एक ड्रॉबैक यह था कि इसे हम ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जल्दी ही बिगड़ जाती थी। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि मान लो मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए, तो मुझे पूरे गाँव में ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जो मेरे गेहूं लेके मुझे चावल दे। तो यह बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता था। इसलिए इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए 7th सेंचुरी बीसी में लिडिया में, जिसे हाल में टर्की कहा जाता है, वहाँ के जो किंग थे, किंग एलियाद, उन्होंने ट्रेड को इजी बनाने के लिए ह्यूमन हिस्ट्री का फर्स्ट मेटल कॉइन इन्वेंट किया। यह कॉइन इलेक्ट्रम नामक मेटल से बना होता था। यह जो मेटल था वो गोल्ड और सिल्वर के नेचुरल मिक्सिंग से बनता था। थोड़े समय बाद लिडिया का नया किंग बना किंग इलियाड का बेटा किंग क्रिशस। किंग क्रिशस को उसकी इमेंस वेल्थ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। आपने एक फ्रेज सुना होगा कि रिच लाइक अ क्रिशस, तो बस वो यही किंग थे। किंग क्रिशस ने मार्केट से इलेक्ट्रम कॉइन हटा के वहाँ गोल्ड और सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए और वहाँ के सारे ट्रेडर्स को यह कह दिया कि अब से ट्रेड गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में ही होगी। गोल्ड और सिल्वर कॉइन उस समय पे एक रेवोल्यूशन थे, क्योंकि इन कॉइन्स की एक फिक्स वैल्यू होती थी, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को ट्रेड करने में आसानी होती थी। इनका दूसरा बेनिफिट यह था कि ये गेहूं, चावल, आटे की जैसे ज्यादा दिनों तक स्टोर करने की वजह से बिगड़ते नहीं थे, क्योंकि ये कॉइन गोल्ड और सिल्वर से बने होते थे। उस समय पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन को ट्रेडिंग में यूज करने की वजह से ट्रेड इंडस्ट्री में एक उछाल आ गई थी। पर इन कॉइन्स की भी एक प्रॉब्लम थी। मान लो कि किसी व्यापारी को मुंबई से अहमदाबाद व्यापार करने के लिए जाना है, तो उसे अपने साथ मुसाफरी में बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को संभाल के ले जाना पड़ेगा। एक तो ये काफी भारी होते थे, जिसकी वजह से इन्हें मुसाफरी में साथ में ले जाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी और मुसाफरी के दौरान चोरी हो जाने का भी खतरा रहता था। इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए उस समय पे एक नई सिस्टम की शुरुआत हुई। मान लो कि मुंबई में एक व्यापारी है जिसे गोल्ड लेके अहमदाबाद जाना है, तो वो व्यापारी क्या करता था कि मुंबई में एक एजेंट को ढूंढता था और उस एजेंट के पास अपना सारा गोल्ड जमा करवा देता था। मान लो कि इस व्यापारी ने 20 गोल्ड के सिक्के उसके पास जमा करवा दिए, तो वो एजेंट क्या करता था कि व्यापारी को बदले में एक कागज का टुकड़ा देता था और उस पर एक स्टैंप लगा देता था और उसे कहता था कि ये कागज का टुकड़ा आप अहमदाबाद जाके हमारे एजेंट को दिखा देना, वो आपको 20 गोल्ड के सिक्के वापस दे देगा। इस सिस्टम की वजह से व्यापारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी कि ट्रैवलिंग के समय पे बहुत सारा गोल्ड साथ में कैसे ले जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब उन्हें इस गोल्ड के बदले में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही साथ में ले जाना होता था। इस सिस्टम ने बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ ली थी और अब सभी व्यापारी इसी तरह से ट्रेडिंग करने लगे थे। पर इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी कीमत थी वो कीमत थी जुबान की, क्योंकि कोई भी व्यापारी सिर्फ एक इंसान की जुबान पे भरोसा करके उसे अपना गोल्ड दे देता था। इनिशियली चाइना में 7th सेंचुरी में टांग डायनेस्टी के समय पे भी इसी प्रोसेस की मदद से ट्रेडिंग की जाती थी और उस समय पे जो एक्सचेंज नोट यूज होता था उसे फ्लाइंग मनी कहा जाता था। पर कुछ समय के बाद टांग डायनेस्टी अंदरूनी झगड़े और राजनीतिक कारणों की वजह से पूरी तरह से बिखर गई थी। इस सब के बाद चाइना में 11th सेंचुरी में एक नई डायनेस्टी का जन्म हुआ था, जिसे सोंग डायनेस्टी कहा जाता था। उस समय पे सोंग डायनेस्टी ने यह देखा कि मार्केट में जो पुरानी ट्रेडिंग प्रोसेसेस थी वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी। इसलिए इन प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए सोंग डायनेस्टी ने फर्स्ट ट्रू पेपर मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, जिसे झाओजी कहा जाता था। शुरुआती दिनों में प्राइवेट मर्चेंट इन पेपर मनी को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे,
पर अब भी ये प्रोसेस थोड़ी सी अनसिक्योर थी। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने यह कहा कि अब से ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा और अब से जितने भी मनी प्रिंट होंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे वो सारा काम गवर्नमेंट संभालेगी। पर इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम यह था कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल था कि उन्हें कितना पेपर मनी प्रिंट करना है, जिसकी वजह से कभी कभी ये होता था कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा पेपर मनी प्रिंट कर देते थे कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता था और जो पेपर मनी की वैल्यू थी वो गिर जाती थी। पेपर मनी की इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से व्यापारियों ने पेपर मनी को यूज करना बंद कर दिया और वो लोग वापस गोल्ड और सिल्वर कॉइन पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन की वैल्यू पेपर मनी के मुकाबले ज्यादा स्टेबल थी। तो जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इतनी सारी मेहनत की थी वो प्रॉब्लम अब वापस आके खड़ी हो गई थी। पर साल 1803 एक ऐसा समय था जब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि उस समय पे जो फ्रांस था वो नेपोलियन बोनापार्ट के कंट्रोल में था और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको ये चीज राज नहीं आ रही थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट उन यूरोपियन कंट्रीज पे भी कब्जा करके अपना पावर पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था। इसलिए 1803 में नेपोलियन और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक जंग शुरू हुई। यह जंग करीबन 12 सालों तक चली और अंत में 1815 में नेपोलियन ये जंग हार गया और फ्रांस को उसकी फ्रीडम मिली। पर यह जंग 7 सालों तक चली थी, इसलिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन सब की हालत खस्ता हो गई थी। उसमें से एक देश था ब्रिटेन, जिसे आज यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। वो भी अपनी इंटरनेशनल ट्रेड और अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना चाहता था। ब्रिटेन को यह पता था कि अगर उनको अपनी इकोनॉमी वापस रिकवर करनी है तो उनको अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को वापस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटेन ने पेपर करेंसी को वापस ट्रेड में लाने का डिसीजन लिया। पर उन्होंने देखा था कि बीते हुए सालों में भी पेपर करेंसी की डीवैल्यूएशन होने की वजह से ट्रेडर्स ने पेपर करेंसी को यूज करना बंद कर दिया था। इसलिए इस बार ब्रिटेन ने उनकी जो करेंसी थी पाउंड स्टर्लिंग, उसे गोल्ड से बैक करने का डिसीजन लिया। करेंसी को गोल्ड से बैक करना मतलब कि अगर आपके पास पाउंड स्टर्लिंग है तो आप उसे एक फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड से एक्सचेंज कर सकते हो। उस समय पे एक पाउंड स्टर्लिंग के बदले में 7.32 ग्राम गोल्ड एक्सचेंज कर सकते थे। पाउंड स्टर्लिंग गोल्ड से बैक था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी सिर्फ इतने ही पैसे छाप सकती थी जितना उन लोगों के पास गोल्ड रिजर्व में था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का और पाउंड स्टर्लिंग की डीवैल्यूएशन होने का खतरा लगभग नेग्लेक्ट हो जाता था। इस गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से पाउंड में ट्रेड बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से बाकी देशों ने भी आने वाले समय में उनकी करेंसी को गोल्ड से बैक कर लिया। अब इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी को गोल्ड से तो बैक कर लिया था, पर फिर भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में पाउंड स्टर्लिंग का दबदबा था। आज जितना डोमिनेंस यूएस डॉलर का है, उस समय पे इतना डोमिनेंस पाउंड स्टर्लिंग का था। 19th सेंचुरी आते आते सारे ट्रेड रूट्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज लंदन से कोऑर्डिनेट होने लगी थी। इन्होंने अपनी बैंकिंग सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि लंदन उस समय पे वर्ल्ड का प्रीमियर फाइनेंशियल सेंटर कहलाने लगा था। पाउंड स्टर्लिंग की गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी और यूरोप की स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की वजह से अब सभी देश पाउंड स्टर्लिंग से ट्रेड करने लगे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1913 में 35 देशों की ऑफिशियल करेंसी में 68% गोल्ड, 16% सिल्वर और 16% फॉरेन करेंसीज थी। और उन 16% फॉरेन करेंसीज में भी जो सबसे ज्यादा करेंसी रिजर्व में थी वो थी पाउंड स्टर्लिंग। इस सब की वजह से पाउंड स्टर्लिंग एक ग्लोबल करेंसी बन गई थी। पर पाउंड स्टर्लिंग की यह रौनक ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि 20वीं सदी आते आते यूनाइटेड स्टेट में हर जगह इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन होने लगा था। यूएस की पॉपुलेशन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए फार्मिंग छोड़ के सिटीज में शिफ्ट होने लगी थी, जिसकी वजह से यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक लहर उठी और यूएस धीरे धीरे एक इकोनॉमिक जायंट बनता जा रहा था। यूएस की इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ रही थी, पर अभी भी जो यूएस डॉलर था वो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था। तब यूएस डॉलर कनाडा और सिर्फ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ही ऑफिशियल रिजर्व्स में था। यूएस सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा था कि कैसे वो अपनी करेंसी को पाउंड स्टर्लिंग से ऊपर ले जाए, और उन्हें यह मौका मिला वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे। उस समय पे क्या हुआ कि रशियन एम्पायर, फ्रांस, यूके जैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो सब वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुए थे। इसलिए इस वॉर को फंड करने के लिए उस समय पे जितनी भी मेजर करेंसीज थी, जैसे कि पाउंड स्टर्लिंग और फ्रेंच फ्रैंक, उनकी गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी को बंद कर दिया था। मतलब कि अब कोई भी कंट्रीज इन करेंसी के बदले में गोल्ड एक्सचेंज नहीं कर सकती थी। और यह बात यहाँ पे ही खत्म नहीं हुई। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन लोगों ने अमेरिका के साथ एक डील साइन की, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका को गोल्ड देंगे और अमेरिका उन यूरोपियन कंट्रीज को उसके बदले में फूड, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एम्यूनेशन देगा। अमेरिका इसलिए यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उनके सामने थी सेंट्रल पावर कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। अगर यह कंट्रीज वॉर जीत जाती तो अमेरिका की सिक्योरिटी और उसके नेशनल इंटरेस्ट को खतरा था, क्योंकि यूरोप जो था वो अमेरिका का मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट था। इसलिए अमेरिका ने गोल्ड के बदले में फूड, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एम्यूनेशन यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया ताकि यूरोप ये जंग जीत सके। इस वॉर में धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज के पास जितना भी गोल्ड था वो सारा गोल्ड अमेरिका के पास जा रहा था। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व डबल हो रहा था और यूरोपियन कंट्रीज के पास अब ज्यादा गोल्ड नहीं बचा था। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने अब अमेरिका के पास से लोन की मांग की।
अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को करीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की लोन दी, पर अमेरिका ने एक कंडीशन रखी कि इस लोन पे करीबन 3 से 5% इंटरेस्ट लगेगा और यह लोन 25 सालों में आपको रीपे करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में भी यह क्वेश्चन आ रहा है कि लोन रीपे करने के लिए यूरोप के पास डॉलर कहाँ से आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में आगे मिल जाएगा। 11 नवंबर 1918 का वो दिन था जब वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली एंड हो गई थी। अमेरिका उस उम्मीद में था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज ने उन लोगों के पास से लोन ली है, वो सारे यूरोपियन कंट्रीज उनको लोन रिपे कर देंगे, पर इसका एकदम उल्टा हुआ। शुरुआती दिनों में तो यूरोपियन कंट्रीज ने उनकी लोन रिपे की, पर 1929 में यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ यूएस में बल्कि दुनिया में हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट छाने लगी थी। इस पूरे इवेंट को द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इसका बहुत गहरा असर यूरोप पे भी पड़ा, जिसकी वजह से यूरोप की इकोनॉमिक रिकवरी स्लो डाउन हो गई और इन सभी देशों ने लोन डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। मतलब कि अमेरिका ने जो पैसे इन लोगों की इकोनॉमी रिकवरी करने के लिए दिए थे, वो पैसे उनको कभी वापस ही नहीं मिले। यह ग्रेट डिप्रेशन 1939 आते आते खत्म हुआ, पर जैसे ही ये खत्म हुआ उसके तुरंत बाद सभी देशों के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। पहले जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने सभी देशों को लोन देके मदद की थी, इस बार अमेरिका ने ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस, चाइना जैसे देशों को $50 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स, शिप्स और फूड सप्लाई करके हेल्प की। 1945 आते आते ये वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गई थी, पर पहले जैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन सबकी खस्ता हालत हो गई थी। ना ही उन लोगों के पास फूड था और ना ही उन लोगों के पास फ्यूल था, और मेन बात वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने की वजह से उन लोगों के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व था वो लगभग खत्म हो गया था। अमेरिका को डर था कि ये लोग वापस पुरानी ट्रेडिंग प्रोसेस को शुरू ना कर दे, इसलिए 1944 में अमेरिका का एक स्टेट जिसे न्यू हैम्पशायर कहा जाता है, उसके ब्रेटन वुड नामक एरिया में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें 44 कंट्रीज के टोटल 730 लोग शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने कहा कि वर्ल्ड वॉर की वजह से सभी देशों की हालत बहुत बिगड़ गई है। जितने भी देश है उन सभी देशों में फूड ग्रेन, फ्यूल और गोल्ड की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए अब जितने भी देश है वो ट्रेड करने के लिए अपनी करेंसी के बदले में डॉलर का यूज करे, और हम ये वादा करते हैं कि हम डॉलर के बदले में गोल्ड देंगे। मतलब कि कोई भी देश $35 दे के 1 आउंस मीन्स 31.10 ग्राम गोल्ड अमेरिका के पास से ले सकता है। हमारे पास इनफ गोल्ड रिजर्व है। जहाँ पहले क्या होता था कि सभी करेंसी गोल्ड से बैक होती थी, वहाँ अब सभी करेंसी डॉलर से बैक होगी और डॉलर खुद गोल्ड से बैक होगा। इसके तुरंत बाद सभी देशों ने मिलकर वर्ल्ड बैंक और IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शुरुआत की। ये क्या करता था कि जितने भी देश वॉर में शामिल हुए थे और जिन सब की हालत बिगड़ गई थी, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोग लोन देते थे। इस पूरी सिचुएशन का फायदा अमेरिका ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन कंट्रीज को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 1948 में मार्शल प्लान लॉन्च किया। इस मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने 16 से ज्यादा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इस वॉर से रिकवर करने के लिए 12 से 13 बिलियन डॉलर दिए थे। इस टोटल अमाउंट का 85% हिस्सा एज अ ग्रांट दिया था और 15% हिस्सा एज अ लोन दिया था, और कहा था कि इस लोन को आपको रिपे करना पड़ेगा पर डॉलर में। लोन अमेरिकी डॉलर में रिपे करने से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही होने वाला था। इसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका के पास से $2 बिलियन की लोन ली। अमेरिका ने एक कंडीशन रखी कि जितनी भी लोन है वो आपको डॉलर में रिपे करनी पड़ेगी, पर यूरोपियन कंट्रीज के पास तो डॉलर है ही नहीं। इसलिए ये यूरोपियन कंट्रीज क्या करेगी कि ये अमेरिका को अपनी मशीनरी, स्टील ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगी, और अमेरिका इन सभी चीजों के बदले में यूरोप को डॉलर से पेमेंट करेगी। तो जो पेमेंट अमेरिका के पास से इनको मिला है, वो पेमेंट का यूज करके वो लोग अमेरिका की लोन वापस रिपे कर देंगे। इस पूरे सिनेरियो की वजह से धीरे धीरे डॉलर में ट्रेड बढ़ने लगी थी। पर 1959 में रॉबर्ट रेफिन, जो एक बेल्जियम अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ब्रेटन वुड सिस्टम का अपोज किया और कहा कि किसी भी नेशनल करेंसी का गोल्ड के बदले में एक फिक्स रेट रखना और उसी सेम करेंसी को एज अ ग्लोबल करेंसी के जैसे यूज करना, ये दोनों चीजें इम्पॉसिबल है। पर उस समय पे किसी ने भी इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और इन सभी लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया, क्योंकि इन लोगों को डॉलर पे बहुत ज्यादा यकीन था। सभी देश सिर्फ डॉलर ही क्यों यूज कर रहे थे और डॉलर का इतना डोमिनेंस क्यों बढ़ गया था कि वर्ल्ड की कोई भी करेंसी इसे रिप्लेस नहीं कर पा रही थी। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि रशिया और जापान के बीच में ट्रेड हो रही है, उसमें रशिया जापान को चावल देता है और जापान उस चावल का पेमेंट यान में करता है। तो ये जो पैसे है जापानी यान, उसका रशिया करेगा क्या?
रशिया इस पैसे को सिर्फ जापान के साथ ही ट्रेड करने के लिए यूज कर सकता है। पर मान लो कि अगर जापान रशिया को चावल का पेमेंट डॉलर में करता है तो रशिया उस डॉलर से दूसरी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है, और अगर ट्रेड नहीं भी करनी है तो वो उस डॉलर को गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो यही रीजन था कि अब सभी देश सिर्फ डॉलर से ट्रेड करते थे। पर पता है 1959 में रॉबर्ट ट्रिफिन ने जो बात कही थी वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, वो आपको अब पता चलेगा। 1950 से लेकर 1960 के बीच में अमेरिका जितना कमा रहा था उससे ज्यादा वो खर्चा कर रहा था। अमेरिका फॉरेन कंट्रीज में नए नए मिलिट्री बेस बनाने लगा था, दूसरी कंट्रीज में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने लगा था, कोल्ड वॉर और वियतनाम वॉर को भी फंड कर रहा था, और अमेरिकी डॉलर से ट्रेड इतनी बढ़ गई थी कि बहुत सारे कंट्रीज ने उनके ऑफिशियल रिजर्व्स में गोल्ड के बदले में डॉलर को रिजर्व करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो कभी भी डॉलर के बदले में गोल्ड को कन्वर्ट करा सकते थे। इसलिए वो लोग ट्रेड करते गए और डॉलर को उनके ऑफिशियल रिजर्व में शामिल करते गए, जिसकी वजह से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा था। उस समय पे ये सारा खर्चा करने के लिए अमेरिका के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व था उससे ज्यादा डॉलर छापने लगे थे। अमेरिका ने उस समय पे उनके पास जितना गोल्ड रिजर्व था उससे ज्यादा डॉलर इसलिए छापे थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि सभी देशों का एक साथ डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कराने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी। पर जैसा इन्होंने सोचा था इसका एकदम उल्टा हुआ। इसकी वजह से सभी देशों को डर लगने लगा था कि अगर कोई अनहोनी हुई और उन लोगों को अपने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा तो अमेरिका ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि डॉलर कभी भी डीवैल्यू हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे अब सभी देशों ने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। फ्रांस ने तो इतना गोल्ड डॉलर से एक्सचेंज कर लिया कि उन लोगों का जो गोल्ड रिजर्व था वो डबल हो गया। जहां 1945 में यूएस के पास 20,000 मेट्रिक टन गोल्ड था, वो 1971 आते आते सिर्फ 9,000 मेट्रिक टन ही रह गया। मतलब कि अब अमेरिका के पास आधे से भी कम गोल्ड रिजर्व रह गए थे। इसलिए अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने 15 अगस्त 1971 के दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11615 रिलीज करते हैं। इसके तहत अब कोई भी कंट्री डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। इस मूव को क्लोजिंग ऑफ द गोल्ड विंडो भी कहा जाता है। यही वो दिन था जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, इसलिए इसे निक्सन शॉक भी कहा जाता है। इसके बाद ना कोई करेंसी यूएस डॉलर से बैक थी और ना कोई फिक्स एक्सचेंज रेट थे। अब जितनी भी करेंसी थी वो सारी फ्री फ्लोटिंग थी। आप सोच रहे होंगे कि अब तो अमेरिका पूरी तरह से तबाह हो जाने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्सन शॉक की वजह से अमेरिका को पहले से भी ज्यादा फायदा हुआ। तो हुआ यह कि अमेरिका ने तो डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी बंद कर दी थी, पर अब भी सभी देशों के पास बहुत सारे डॉलर्स रिजर्व में पड़े थे। तो अब सभी देश अमेरिका के पास जाके उसे कहते हैं कि हम इस बचे हुए डॉलर का करें क्या, ना ही इसे गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते और ना ही इसे फेंक सकते हैं। अमेरिका ने इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन बताया जो उनके ही फेवर में था। अमेरिका ने कहा कि आपके पास जितने भी डॉलर बचे हैं उससे आप हमारे पास से कमोडिटीज, सर्विस और मशीनरीज की ट्रेड कर सकते हो, और फिर भी आपके पास डॉलर बच जाए तो आप उस डॉलर से यूएस स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरे देशों के पास दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए उन सब ने ये चीज मान ली। एक साइड सभी देश यूएस की कमोडिटीज और मशीनरीज बाय कर रहे थे, दूसरे साइड वही सेम देश यूएस के बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी अब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बन गई थी। और अब यूएस डॉलर बिना गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन के भी ग्लोबल मार्केट डोमिनेट कर रहा था। यूएस डॉलर इतना पावरफुल बन गया था कि कोई भी देश दूसरी करेंसी यूज करने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने यूएस के खिलाफ जाने की कोशिश की, जैसे कि 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के समय पे ईरान ने यूएस एम्बेसी जो तेहरान में थी वहां 52 अमेरिकन्स को होस्टेजेस बना लिया था। इसके रिटेलिएशन में यूएस के प्रेसिडेंट जो उस समय पे जिमी कार्टर थे, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12170 रिलीज किया, जिसके तहत ईरानियन गवर्नमेंट के अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स जो यूएस और दूसरी फॉरेन बैंक्स में थे उन सब एसेट्स को फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ईरान को इन होस्टेजेस को रिलीज करना पड़ा। इसके बाद फरवरी 2018 में वालेंजुल ने यूरोप और यूएस के इकोनॉमिक सैंक्शन से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, जिसका नाम था पेट्रो। अमेरिका को पता था कि पेट्रो यूएस डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और कहा कि यूएस की कोई भी कंपनी और कोई भी इंस्टीट्यूशन पेट्रो में ट्रेड नहीं करेगा। दूसरे देशों को भी पता था कि अगर उन लोगों ने पेट्रो का यूज किया तो यूएस उन पे भी सैंक्शंस लगा सकता है, इसलिए उन लोगों ने भी कभी पेट्रो का यूज नहीं किया। अमेरिका के इस एक मूव की वजह से आज वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन है और उसकी इकोनॉमी नियरली कोलैप्स होने पे है। ऐसा ही कुछ फरवरी 2022 में भी हुआ जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया।
तब यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके और उनकी अलाइज ने मिलकर मेजर रशियन बैंक्स को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया। और यह बात यहाँ पे ही नहीं रुकी। 2025 में यूएसए और उनकी अलाइड कंट्रीज ने रशिया के 300 बिलियन वर्थ ऑफ स्टेट एसेट्स को वर्ल्ड वाइड फ्रीज कर दिया। मतलब कि अब रशिया वॉर को फंड करने के लिए इन एसेट्स को यूज नहीं कर सकता था। तो यह था अमेरिका का पावर। अमेरिका अपने इसी पावर की वजह से सभी देशों पे मनमानी करने लगा था। जैसे कि कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो अमेरिका को उस पर सैंक्शंस लगा देना। अगर दूसरी किसी कंट्री को ट्रेड से बेनिफिट हो रहा है पर उसी ट्रेड से अमेरिका को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उस पे भी सैंक्शंस लगा देना। कभी कभी किसी क्राइसिस से निकलने के लिए या तो गवर्नमेंट डेट रिपे करने के लिए इतने ज्यादा डॉलर छाप देना कि डॉलर ही डी वैल्यू हो जाता है। और डॉलर डी वैल्यू होने की वजह से ना सिर्फ यूएस में बल्कि बाकी देशों में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता था। ये जितना भी पावर था ये सारा पावर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के पास था, जिसकी वजह से छोटे छोटे देशों को ये लोग जो भी पॉलिसीज बनाते थे या जो भी करने को कहते थे इन लोगों को चुपचाप कुछ भी कहे बिना या अपोज किए बिना फॉलो करना पड़ता था। इन सब प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इनिशियली 2001 में जिम ओ नील जो गोल्डमैन सैक के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये लोग 2050 आते आते ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट भी करेंगे। इसलिए इन कंट्रीज को ब्रिक नाम दिया गया। 2001 में ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन थी, कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी। पर 2006 में इन चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर यूएस जनरल असेंबली में मिले और इन लोगों ने प्राइवेटली और इनफॉर्मली एक मीटिंग की। इस मीटिंग में इन लोगों ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं की थी और किसी को कुछ नहीं पता था कि इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था। पर 2008 में इन चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर वापस रशिया में मिले और मीटिंग खत्म होने के बाद इन लोगों ने अनाउंसमेंट की कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका नाम है ब्रिक। ये पहली बार था जब ऑफिशियली ब्रिक का नाम पूरे वर्ल्ड के सामने आया था। इसके अगले ही साल 2009 में ब्रिक कंट्रीज ने फर्स्ट ऑफिशियल समिट रशिया में रखी। इस समिट में इन लोगों ने यह कहा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने यह बता दिया कि पूरी दुनिया वेस्टर्न बैंक्स और यूएस डॉलर पे ओवर डिपेंडेंट है। इसलिए इन लोगों ने यह डिसाइड किया कि ब्रिक कंट्रीज हमेशा यूएस डॉलर में ट्रेड करने की बजाय कुछ पोर्शन ऑफ ट्रेड अपनी करेंसीज में भी करेंगे। उस समय पे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इन लोगों को लग रहा था कि ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। इनिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना जैसे देश ही थे, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिक कहा जाता था। पर 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन में साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका ऑफिशियल नाम ब्रिक्स पड़ गया। 2022 तक ब्रिक्स सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुई और अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया, तब एक नए कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझने के लिए आपको पहले स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि इंडिया और रशिया के बीच में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की एक डील साइन हुई, पर रशिया के पास तो रशियन रूबल्स है और उनको पेमेंट इंडियन रुपीस में करनी पड़ेगी। इसलिए इंडियन रुपीस में पेमेंट सेटल करने के लिए ये लोग स्विफ्ट नेटवर्क का यूज करेंगे। इस पूरे नेटवर्क में 6 एंटिटीज होगी। पहली रशियन गवर्नमेंट, दूसरी रशियन बैंक जो रशिया में है, तीसरी अमेरिकन बैंक वन जो अमेरिका में है और जिसमें रशियन बैंक का अकाउंट है, चौथी अमेरिकन बैंक टू जिसमें इंडियन बैंक का अकाउंट है, पांचवी इंडियन बैंक जो इंडिया में है और छठी इंडियन गवर्नमेंट। सबसे पहले रशिया की गवर्नमेंट रशियन बैंक को करीबन 111 करोड़ रूबल्स देंगे और उन्हें कहेंगे कि इन पैसों को आप इंडियन बैंक में जमा कर दीजिए। अब रशियन बैंक के पास जो 111 करोड़ है वो रूबल्स में है, इसलिए इन्हें पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रशियन बैंक क्या करेगी कि फॉरेक्स मार्केट में रूबल्स को डॉलर में एक्सचेंज करेगी। मान लेते हैं कि मार्केट एक्सचेंज रेट में बैंक को 90 रूबल्स के बदले में 1 यूएस डॉलर मिलता है, मतलब कि 111.11 रूबल्स डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू 1,23,45,555 यूएस डॉलर हमें मिलते हैं। पर बैंक इसमें खुद का एक्सचेंज रेट मार्कअप ऐड करता है। एक्सचेंज रेट मार्कअप को सिंपल टर्म में फॉरेन एक्सचेंज फी कहा जाता है, जो है करीबन 0.2%। मतलब कि अब बैंक 90 इंटू 1 प्लस 0.002 इज इक्वल टू 90.18 रूबल्स के बदले में 1 यूएस डॉलर देगा। तो अब 111.11 डिवाइड बाई 90.18 इज इक्वल टू 1,23,20,913 यूएस डॉलर अमेरिकन बैंक वन में जमा हो गए। तो इस पूरी प्रोसेस में रशियन बैंक करीबन 24,642 यूएस डॉलर एज अ फॉरेन एक्सचेंज फीस चार्ज करती है। इसके बाद अमेरिकन बैंक वन, अमेरिकन बैंक टू जिसमें इंडियन बैंक का अकाउंट है, उसमें यूएस डॉलर ट्रांसफर करता है। तब इस बार भी अमेरिकन बैंक वन 0.02% मतलब कि करीबन $2500 एज ए प्रोसेसिंग फी लेता है। तब बैंक टू करीबन $1000 रिसीविंग फी लेता है और इस प्रोसेस में करीबन $25 एज अ स्विफ्ट चार्ज भी लगता है। तो अब सारे चार्जेस काटने के बाद बैंक टू में करीबन 1,23,00,000 जितने यूएस डॉलर रिसीव हो गए।
अगर इंडियन गवर्नमेंट को ये यूएस डॉलर रुपीज में इनकी कंट्री के बैंक अकाउंट में चाहिए तो इन यूएस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने का काम इंडियन बैंक करेगी। मान लेते हैं कि मार्केट एक्सचेंज रेट में बैंक को एक यूएस डॉलर के बदले में 83 रुपए मिल रहे हैं, पर बैंक इसमें खुद का एक्सचेंज रेट मार्कअप 0.2% लगा के करीबन 82.83 रुपीज देगा 1 यूएस डॉलर के बदले में। मतलब कि इंडियन बैंक इस प्रोसेस में करीबन 24,000 यूएस डॉलर प्रोसेसिंग फीस लेती है। इन फीस को काटने के बाद लास्ट में इंडियन बैंक में करीबन 102 करोड़ रिसीव हो गए। इस पूरे ट्रांजैक्शन में दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट को करीबन 52,000 यूएस डॉलर का लॉस होता है, जो कि इंडियन रुपीज में करीबन 43 लाख रुपए होते हैं। और ये बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी बार रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड होगी उतनी बार इन लोगों को ये एक्सचेंज रेट देने पड़ते हैं। इन एक्सचेंज रेट से बचने के लिए रशिया यूएस डॉलर को अमेरिकन बैंक में ही रहने देते हैं। इन डॉलर से रशिया या तो किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी या तो इन्हें यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और यूएस के अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट एंड स्टेबल ऑप्शन था। पर जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुई और रशिया किसी भी सीजफायर एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं था, तब यूएस, यूरोपियन यूनियन जैसे अलग अलग देशों ने मिलकर करीबन $300 बिलियन ऑफ रशियन स्टेट एसेट्स को फ्रीज कर दिया और रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से भी निकाल दिया ताकि कोई दूसरी कंट्रीज भी इन लोगों के साथ ट्रेड ना कर सके। इन सभी चीजों को देखने से बाकी देशों को भी पता चल गया कि ना ही वो लोग अब स्विफ्ट नेटवर्क पे डिपेंडेंट रह सकते हैं और न ही उन लोगों के पैसे यूएस और यूरोप की बैंक में सेफ है। इसलिए ब्रिक्स नेशन ने एक डिसीजन लिया कि अब से धीरे धीरे जितनी भी ट्रेड हमारे नेशन के बीच में हो रही है वो सारी ट्रेड हम लोकल करेंसीज में करेंगे। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे ब्रिक्स नेशन एक दूसरे के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करती है। मान लेते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में फिर से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की एक डील साइन हुई। डील के अकॉर्डिंग रशिया को पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद इंडिया उनको प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। इस प्रोसेस में क्या होगा कि रशिया की गवर्नमेंट वहां की रशियन बैंक को करीबन 111 करोड़ रूबल्स डिपॉजिट करेगी। इस रशियन बैंक का एक अकाउंट इंडिया की बैंक में भी होगा। इस अकाउंट में इंडियन रुपी स्टोर होंगे और इसे वोस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। रशिया इस वोस्त्रो अकाउंट से करीबन 102 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को पे कर देगा। मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में इंडियन बैंक ने 0.2% एज ए एक्सचेंज रेट मार्कअप लगाया, जो होगा करीबन 20 लाख रुपए। तो भी ये स्विफ्ट नेटवर्क के कंपेयर में बहुत ही कम चार्जेस है। एक साइड इंडिया इस सिस्टम की मदद से स्विफ्ट नेटवर्क और यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी कम कर रही है, दूसरी साइड रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क, बैंक और अमेरिकन सैंक्शन से बचने में मदद मिल रही है। सिर्फ इंडिया और रशिया ही नहीं बल्कि चाइना और रशिया भी अब उनकी 90% ट्रेड उनकी लोकल करेंसी युआन और रूबल्स में कर रही है। पर यूएस से सिर्फ इंडिया, रशिया और चाइना ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे देश है जो उनसे छुटकारा चाहते हैं। इसलिए ब्रिक्स में इजिप्ट, इथियोपिया और ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी शामिल हुए। और भी बहुत सारे कंट्रीज है जैसे कि टर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देश ब्रिक्स में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है। पर जब कोई भी देश अमेरिका या तो यूएस डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तब आपने देखा होगा कि अमेरिका उसके साथ क्या करता है। इस बार भी ये सभी चीजें व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस में बैठे हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे। ट्रंप को पता था कि ब्रिक्स नेशन का लोकल करेंसी में ट्रेड करना ऑलरेडी 3 मोस्ट पावरफुल ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन ईरान, सऊदी अरब, यूएई का ब्रिक्स में जुड़ना और धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज का ब्रिक्स में जुड़ने के लिए इंटरेस्ट शो करना यूएस और यूएस डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए ट्रंप ने ब्रिक्स नेशन पे टैरिफ से हमला करना शुरू कर दिया। 1 दिसंबर 2024 के दिन ट्रंप ने ट्वीट किया कि सभी ब्रिक्स कंट्रीज को एक वादा करना होगा कि वो लोग कभी भी अपनी खुद की करेंसी नहीं बनाएंगे और ना ही किसी दूसरी करेंसी को सपोर्ट करके यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूएस उन कंट्रीज पे 100% टैरिफ लगा देगा। और हाल ही में ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो भी देश ब्रिक्स नेशन की एंटी अमेरिकन पॉलिसीज को भी सपोर्ट करेगा उन देशों पे भी अमेरिका एडिशनल 10% टैरिफ लगा देगा। अमेरिका की इसी धमकियों की वजह से डॉलर को रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर प्रैक्टिकली देखे तो भले ही यूएस डॉलर का पावर कम हुआ है पर अब भी वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है। तो अब आगे ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ब्रिक्स नेशन क्या स्टेप लेते हैं अमेरिका के इस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। वो लोग जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं उस पे यकीन कर लेते हैं। किसी भी चीज को डिटेल में समझे बिना उस पे जजमेंट पास कर देने से कभी कभी हमें ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कोई सभी चीजों को डिटेल में समझने के बाद उस पे अपना जजमेंट पास करे।